हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है। चलिए एक नई पोएम है शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले शेक्सपियर की सोनेट क्या होती है, इस सोनेट नंबर 29 का बैकग्राउंड क्या है, ये जान लेते हैं। फिर इस पर्टिकुलर पोएम को डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शेक्सपियर कौन था ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर अनडाउटेडली इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े राइटर हैं। उनकी कंपैरिजन जर्मन राइटर वॉन गोथे, फ्रेंच लैंग्वेज के विक्टर ह्यूगो, स्पेनिश करवेंटिस, इटालियन दांते, रशियन टॉलस्टॉय और भारत के तुलसीदास से की जाती है। बेन जॉनसन की नज़र में वो ग्रेटेस्ट यूरोपियन राइटर थे। शेक्सपियर ने कुछ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ड्रामा लिखी, जैसे हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, और कुछ रोमांसेस लिखी, जैसे कि द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, एटसेट्रा। एज अ पोएट उनके एक्टिव ईयर्स वो थे जब यूरोप में प्लेग फैला हुआ था, 1592 एंड 93 में। सोनेट्स की बात करें तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे। उनके लिखे सोनेट्स पर्सनल थे, जो वो नहीं चाहते थे कि पब्लिश हो, लेकिन थॉमस थॉर्प ने 1609 में शेक्सपियर की मृत्यु के बाद उसे पब्लिश कर दिया। अब हम समझते हैं कि सोनेट क्या होते हैं। सोनेट 14 लाइन्स के पोएम होते हैं। सोनेट्स तीन प्रकार के होते हैं। पहली पेट्रार्कियन, इटालियन पोएट पेट्रार्क के द्वारा डेवलप्ड। दूसरी स्पेंसरियन, जो स्पेंसर नाम के पोएट ने डेवलप किया। और थर्ड टाइप है शेक्सपियर स्टाइल, जो 14 लाइन्स की पोएम होती है, 4 सेगमेंट में बटी होती है। 3 पार्ट होते हैं 4-4 लाइन के, और एक पार्ट होता है 2 लाइन का। टोटल 14 लाइन्स। राइम स्कीम इन जनरल होती है ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। सोनेट नंबर 29 जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो भी यही फॉलो करती है। नाउ शेक्सपियरियन सोनेट्स के सब्जेक्ट क्या थे? टोटल 154 सोनेट्स में 127 सोनेट्स, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, हेनरी राइजले के प्रेज में लिखा गया था। हेनरी राइजले इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के अर्ल थे, यानी नोबलमैन, चीफटेन। ये सोनेट नंबर 29 भी शेक्सपियर ने हेनरी राइजले के प्रेज में ही लिखा है। हेनरी राइजले का जेंडर मेल था, लेकिन उसके ब्यूटी की तारीफ न केवल शेक्सपियर ने की, बल्कि उसी के कॉन्टेम्पररी क्रिस्टोफर मार्लोव ने भी की थी। नाउ कम टू द पोएम। पहली 2 लाइन्स हैं, When in disgrace with fortune and men's eyes, I alone beweep my outcast state. पोइट कहता है कि वो भाग्य और लोभ दोनों की नज़र में गिर चुका है, डिसऑनर्ड फील कर रहा है। फॉर्च्यून से डिस्ग्रेस्ड होने का मीनिंग है कि उसका लक उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसकी लाइफ ट्रबलसम है, और जो वो चाहता है वो नहीं हो रहा है। मेन साइज से डिस्ग्रेस्ड होने का मीनिंग है वो लोग जिनके बीच वो रहता है, उसकी जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी, वो लोग उसके बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं। वो उसे हे दृष्टि से देखते हैं, दैट मीन्स कॉन्डेशन से देखते हैं। शेक्सपियर को डिस्पैरेज किया जाता है, ऐसा पोइट कह रहा है। फिर पोइट कहता है कि वो अकेला अपने आउटकास्ट की स्थिति को रोता है। आउटकास्ट का मीनिंग होता है कि वो व्यक्ति जिसको उसकी सोसाइटी या ग्रुप ने अपना मानने से मना कर दिया हो, उसे निकाल दिया हो। जैसे जस्ट सपोज कि किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके गांव वालों ने उसको गांव से निकाल दिया और बोला कि तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है, तुमसे ना कोई मिलेगा, ना बात करेगा, ना तुम्हारे साथ कोई खाएगा पिएगा। तो पोइट अपनी ऐसी ही आउटकास्ट स्थिति को देखता है और बिल्कुल अकेला रोता है, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है। आगे की लाइन्स हैं, एंड ट्रबल्ड डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। पोइट कहता है कि वो व्यर्थ का ही रो रो कर पुकार रहा है, प्रार्थनाएं करके परेशान कर रहा है अपने बहरे स्वर्ग और गॉड को। मतलब वो कहना चाहता है कि उसकी इतनी बुरी हालत पर, उसके लैमेंटेशंस पर, उसके गॉड का कोई रिएक्शन ही नहीं है। वो कंप्लेनिंग और डीप ग्रीफ में दिख रहा है। पोइट फिर कहता है कि वो स्वयं को देखता है और अपने दुर्भाग्य,
नियति, बदकिस्मती को कोसता है, यानी अपनी बुरी हालत का जिम्मेदार वो अपने दुर्भाग्य को मानकर उसे कोसता है। इस क्वाट्रेन में यदि हम 4 लाइन्स को देखें तो पोएट बहुत परेशान है, ग्रीव्ड है, फुल ऑफ सैडनेस प्रतीत होता है और दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून को इसका जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मानता है। लोगों की नज़र में गिरने को पोएट स्वयं को आउटकास्ट फील करता है और उसकी रोती हुई बुरी हालत पर भी कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता है, इसलिए पोएट निराश नजर आता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वाट्रेन। पहले की 2 लाइन्स हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोजेस्ड। पोएट कहता है, वो विश करता है, बहुत दिल से चाहता है कि वो किसी वैसे व्यक्ति सा बन जाए जो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला है। पोएट चाहता है किसी और व्यक्ति जैसा बनना, वैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे मित्र हैं, जो पोएट की तरह अकेला नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप with what I most enjoy, contented least। पोइट कहता है कि वो इस व्यक्ति की कला पाना चाहता है, उसके लेवल का आर्टिस्ट बनना चाहता है और उस व्यक्ति की पहुंच, कैपेसिटी, पर्सनल एबिलिटी पाना चाहता है। पोइट आगे कहता है कि उसकी सी प्रवृत्ति, इंक्लाइनेशन, हैबिट कि वो जो स्वयं है उससे खुश नहीं है, बल्कि वो किसी और जैसा बनना चाहता है। इस नेचर के कारण पोएट जिन चीज़ों से और बातों से, घटनाओं से पहले सबसे ज़्यादा खुश हुआ करता था, वही बातें, वही चीज़ें और वही घटनाएं अब उसे सबसे कम आनंद देती हैं। तो कॉन्क्लूसिवली पोएट इस स्टैंजा में ये बात कह रहा है कि वो स्वयं की प्रेजेंट कंडीशन से, एबिलिटीज एंड मेनी थिंग्स अबाउट हिम से खुश नहीं है और किसी और व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, जो उससे ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट हो, जिसकी उससे ज़्यादा सोशल कम्युनिटी में पहुंच हो, जिसके उससे ज़्यादा फ्रेंड्स हों। और अपनी इसी इच्छा के कारण वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा है जो उसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी देते थे। यहाँ अगर हम विलियम शेक्सपियर की लाइफ को देखें तो उसकी लाइफ में एक क्रिस्टोफर मार्लो नाम के प्लेराइट थे, जो ड्रामेटिस्ट थे और जो उसके कॉन्टेम्पररी थे, लेकिन शेक्सपियर शायद उनसे, क्रिस्टोफर मार्लो से, अपने आप को इन्फीरियर मानता था। रीज़न ये है कि मार्लो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, जबकि शेक्सपियर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी क्योंकि पिता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। स्पेंसर भी एक बहुत बड़ा पोइट था उस टाइम का, मे बी शेक्सपियर का इशारा उस तरफ भी हो। शेक्सपियर के सर्कल में अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन और एसेक्स भी थे। उसकी तरह शेक्सपियर को फ्रेंड्स, स्कोप, पहुंच, रिच लाइफ तो नहीं मिली थी। शायद ये वो चाहता हो, तभी वो ऐसा कह रहा है। चलिए अब थर्ड क्वाट्रेन समझते हैं। पहले की 2 लाइन्स हैं, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। पोइट कहता है कि इन सभी विचारों में खोया हुआ वो स्वयं को वर्थलेस, तुच्छ समझता है, स्वयं से घृणा, हेट्रेड करता है कि तभी बाई चांस, बाई लक, ऐसे ही पोइट को किसी की याद आती है और फिर क्या स्थिति होती है वो अगली लाइन में लिखता है। Like to the lark at break of day arising from sullen earth sings hymns at heaven's gate। पोइट बता रहा है कि उस व्यक्ति की याद आने के बाद पोइट का मन, उमंग, इंथुजियाज्म, लाइवलीनेस वैसे ही बढ़ गया है जैसे कोई लार्क बिल्कुल सुबह सुबह उठी हो, खिन्न, ग्लूमी और सल्की, धरती पर से उड़कर हेवन के गेट पे पहुंच जाए और गॉड के प्रेज में सॉन्ग्स गाने लगे। तो पोइट इन 2 लाइन्स में ये बताना चाहता है कि उस व्यक्ति की याद आने से पहले वो बिल्कुल मुरझाई हुई, खिन्न धरती पर बैठी लार्क, जो कि चिड़िया होती है, उसकी तरह था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की याद आती है, पोइट की स्थिति अचानक से बदल जाती है और वो वैसे ही हाई इन स्पिरिट्स फील करने लगता है जैसे वही लार्क उड़कर हेवन के गेट पे जाए और हिम्स गाने लगे। यहाँ पर वो कौन व्यक्ति है जिसकी याद आने का इतना ड्रामेटिक और प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा है पोइट के स्टेट ऑफ माइंड पर?
तो शेक्सपियर के बाकी सॉनेट्स वो उसकी पर्सनल लाइफ को देखें तो वो और कोई नहीं बल्कि साउथहैम्पटन टाउन के अर्ल हेनरी राइजले ही है। उसके रूप और पर्सनालिटी से शेक्सपियर बहुत प्रभावित था। लास्ट 2 लाइन्स हैं, For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. पोइट ये कहता है कि तुम्हारे मीठे प्रेम को याद करना इतना रिच वेल्दी बना देता है, इतना बड़ा वेल्थ है पोइट के लिए उस पर्सन के लव की याद कि पोइट किसी राजा से भी अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता और राजा की स्थिति भी उसको वैल्यूलेस वर्थलेस लगती है। हम अगर सोचें तो पोइट की कंडीशन पहले कैसी थी? वो अपने भाग्य को कोस रहा था, रो रहा था, दूसरों के जैसा बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रोबेबली हेनरी राइजले है की याद उसको इतना अपलिफ्ट करती है मेंटली कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और उसके अनुसार राजा की स्थिति भी उसको अपनी स्थिति से खराब लगती है और वो राजा से अपनी सिचुएशन बदलना नहीं चाहता है। सो डेफिनेटली पोइट के लिए हेनरी राइजले के लव की रिमेम्बरेंस बहुत अधिक वैल्यूएबल है और मैजिकल इफेक्ट्स है। नाउ हम इस पोएम की पोएटिक टेक्निक्स को देख लेते हैं। नाम से ये पता चलता है कि एक सोनेट है, 14 लाइंस की पोएम है जिसमें 3 क्वाट्रेंस हैं और 2 लास्ट लाइन जो कि कपलेट है, मतलब 3-4 लाइन वाली स्टैंजा है और लास्ट में 2 लाइन है। राइमिंग स्कीम ABAB CD EFEF GG है जो शेक्सपियर की सोनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है। अगर एलिट्रेशन की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं लाइन 2 में ऑल अलोन और लाइन 12 में हिम्स हेवन। इंजैम्बमेंट भी इस सोनेट में देखने को मिलता है जब हम ट्रांजिशन को देखें बिटवीन लाइन 11 एंड लाइन 12। हमें इस पोएम में सिमिली भी दिख रहा है जब पोएट अपनी राइजिंग मूड को जो उसके लव को रिमेंबर करके होता है का कंपैरिजन लार्क के धरती से ऊपर उड़ने से करता है। इसी के साथ इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया है। आगे भी ऐसे ही इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।